हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, आज हमने किसके बारे में बात करनी है स्टूडेंट्स? ब्लड और लिम्फ के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं क्या होता है ये। पहली बात अब ये देख लें, ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, जो पूरा ट्रांसपोर्ट करता है सारे सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में, वही क्या होता है? हमारा ब्लड और लिम्फ होता है। ठीक है, तो दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में ब्लड निकलता है, खून या रक्त। ठीक है, कैसे कलर का होता है ये? रेड कलर का होता है। ठीक, एक्चुअली में हमारी बॉडी का लगभग कितना 60 to 65% जो है वो ब्लड है। हमारी बॉडी का, हमारे पूरे वेट का 60 to 65% क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड होता है। ठीक, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ध्यान रखेंगे। ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। एक होता है हमारा आरबीसी, यानी कि इसको हम बोल देते हैं रेड ब्लड सेल। एक होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम बोल देंगे क्या? व्हाइट ब्लड सेल। एक होता है हमारा प्लेटलेट्स और एक होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये समझ ले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों क्या होते हैं? एक तरह के सेल्स होते हैं जो इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है, जो इस प्लाज्मा में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं। ठीक है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों के तीनों क्या होती हैं? सेल्स होती हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। तो देखो आरबीसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनसे रिलेटेड वो यहीं पर ही मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, पहली बात, आरबीसी जो होती है ये रेड कलर की होती हैं। ठीक है ना, रेड कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोल देंगे इसको? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। इसी वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड, और इसी वजह से पूरा जो ब्लड है वो कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है ना, तो कोई अगर पूछे कि ब्लड का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक, दूसरी बात, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आर सर्कुलर इन शेप। शेप में कैसी होती हैं? ये सर्कुलर होती हैं। ठीक है, सर्कुलर कह देते हैं इनको, या कई बार इनको हम बाइकॉनकेव भी कह देते हैं, डिस्क जैसी होती हैं ये। ठीक है, तीसरी बात याद रखेंगे, दीज सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुने, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि दीज सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इनमें क्या होती है? कमी होती है। ठीक, अब ये यहां पर आता है कि इनकी लाइफ कितनी होती है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये हमारी आरबीसी है ना, आरबीसी ये बनती रहती हैं और साथ साथ क्या होती रहती है? खत्म भी होती रहती है। बनती भी रहती है और खत्म भी होती रहती है। तो इसलिए इनका क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम तक ये जो सेल्स है जिंदा रह सकती हैं। तो आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 120 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख देते हैं 3 to 4 months। कोई एक जो आरबीसी है जिसने आज अगर जन्म लिया है, आज अगर कोई आरबीसी पैदा हुई है, तो क्या हो जाएगा? 120 दिन बाद जाकर वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, सवाल यहां पर यह उठता है कि आरबीसी बनती कहां है? आरबीसी बनती कहां है? तो अब याद रखेंगे आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो होता है बोन मैरो में। कहां पर? बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है? आप यही समझ लीजिए, जो हमारी लॉन्ग जो बोन्स होती है, लंबी जो हड्डियां होती हैं, जैसे सबसे लंबी हड्डी हमारी कौन सी होती है बताओ? फीमर, जो थाई बोन जो होती है। ठीक है ना, उसी में आप ये समझ ले कि एक पार्ट होता है, एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
अच्छा, और ये खत्म कहाँ होती है? आरबीसी मैंने बताया ना मरती भी है, ये मरती कहाँ पर है? वो होता है स्प्लीन, एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी का वो शमशान गृह या ग्रेवयार्ड। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे आज पता है एक दिन में लगभग 3 मिलियन सेल्स खत्म हो जाती है आरबीसी। एक दिन में 3 मिलियन आरबीसी खत्म हो जाती हैं एक ह्यूमन में, है ना? बड़ी आश्चर्य वाली बात। लेकिन अब देखो इससे भी ज्यादा आश्चर्य वाली बात क्या आएगी, उससे 4 गुना या 3 गुना एक दिन में बन भी जाती है। मतलब अगर एक दिन में 3 मिलियन आरबीसी खत्म हो रही हैं तो लगभग 9 मिलियन या 10 मिलियन आरबीसी बन भी जाते हैं। ठीक है ना? तो आरबीसी का ये खत्म होने का सिलसिला और बनने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा जैसे लोग जो है बार बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, है ना? कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन कई जो कुछ लोग होते हैं पुराने विचारों के जो होते हैं या थोड़े से अनपढ़ जो होते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से नुकसान होगा, कमजोरी आ जाएगी और बाकी दिक्कतें हो जाएंगी। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा ना कि एक दिन में 3 लाख जो हमारे मिलियन है, तो मतलब 3 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 30 लाख आरबीसी वो हमारी क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं भी डोनेट करेंगे वो तो वैसे भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उससे कई गुना क्या हो जाते हैं? बन भी जाती हैं। तो अगर हम आरबीसी मतलब ब्लड अगर हम डोनेट करेंगे तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। मैंने भी खुद अब तक 3 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है, और अभी 4 महीने पहले ही मैंने अपना ब्लड डोनेट किया था। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग बच्चे हो, जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाओ और अगर आप हेल्दी हो तब आप क्या है? ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी होने का मतलब यह है कि आपको कोई बीमारी ना हो, तब आप क्या है? इजीली अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको आरबीसी के बारे में सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और, इसका फंक्शन तो मैं बताना भूल गया। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का फंक्शन मेन एक ही होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हमारी बॉडी में जो पूरा जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, लंग्स में जाती है, पूरा समझाया था ना मैंने आपको। फिर वो जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है हमारे कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में पंप होगा। तो ये जो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम जो होता है वो किसका होता है? आरबीसी का होता है। अगर आरबीसी नहीं होगी तो ये काम नहीं हो पाएगा। जिसको अगर ये समझ में अभी जो मैं बोल रहा हूँ नहीं आया, तो इससे पिछली वाली वीडियो वो जरूर देख लें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाली और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली। ठीक है, उसमें अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका एक और नाम भी होता है, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक, इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स का भी एक नाम होता है, रिथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोल देंगे? रिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और ये ल्यूकोसाइट्स होती हैं। पता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वैसे तो ये जरूरी नहीं है पढ़ना, फिर भी बता देता हूँ, 5 तरह की होती हैं। कितने तरह की होते हैं? डब्ल्यूबीसी भी 5 तरह की, और साइज में क्या होती है? आरबीसी से छोटी होती है। ठीक है, जैसे नाम अगर हम इनके देखें, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, इसके बाद बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, और लास्ट होगी इसकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये 5 तरह की क्या होते हैं? हमारे डब्ल्यूबीसी होती हैं।
ठीक है, सबका अलग अलग इनकी शेप होती है और थोड़ा अलग अलग इनका क्या होता है, फंक्शन होता है, लेकिन सभी डब्ल्यूबीसी का एक मेन फंक्शन होता है। क्या बताता हूं मैं, देखो सुनो। हम हमेशा ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हमारे आसपास रहते ही हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, इवन अगर हम सांस भी लेते हैं, उसमें ये क्या है, बैक्टीरिया और वायरस सारे प्रेजेंट होते हैं। और इवन ये क्या होता है, डिसीज फैलाने वाले होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, हमेशा ये डिसीज फैलाने वाले। मुझे आप एक बात बताओ, क्या हमें हमेशा डिसीज होता है? क्या हम हमेशा बीमार रहते हैं? नहीं, हम तो बस कुछ ही बार क्या है बीमार रहते हैं, बाकी टाइम तो हम ठीक रहते हैं। आप जिस अभी हवा में सांस ले रहे हो उसमें भी बैक्टीरिया है, उसमें भी क्या है, वायरस है, लेकिन क्या हम बीमार हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में हमें खुद को ही ठीक रखने का एक मैकेनिज्म होता है। हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम अपनी बॉडी को खुद क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का। मतलब डब्ल्यूबीसी जो होती है, ये क्या काम करती हैं, बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, जो भी जर्म्स हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, हमें कोई बीमारी नहीं होने देती। मतलब जैसा सपोज करो, बाहर से कोई भी वायरस आ रहा है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया आ रहा है, हमारी डब्ल्यूबीसी है। अब बैक्टीरिया आ रहा है, अब बैक्टीरिया मान लो अगर संख्या में क्या है, ज्यादा है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारी बॉडी में आ गया, डब्ल्यूबीसी उससे लड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। दोनों की क्या होती है, लड़ाई होती है। और ये क्योंकि स्ट्रांग है तो डब्ल्यूबीसी को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, ठीक है, डिसीज हो गया हमें। लेकिन अगर मान लो क्या हुआ, जो वायरस और बैक्टीरिया बाहर से आ रहे हैं और आए, डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ेगी, ये अगर पावरफुल है हमारी, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो लगातार ये लड़ते रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे क्या, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्या बोल देते हैं इनको हम? सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके बाद ये तो हो ही गया। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है? आरबीसी की मैंने आपको बता दी 3 से 4 महीने होती है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है, ये आप बताएंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ आपने मुझे बतानी है कि कितनी होती है, कितने दिन तक या कितने महीनों तक डब्ल्यूबीसी जिंदा रहती है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, ठीक। चलो, अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में और कुछ नहीं है बताने के लिए, आप इतना ही ध्यान रखेंगे, मेन इसका यही काम होता है। और बस ठीक है। ये भी बनती कहाँ पर है, बोन मैरो में बनती है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पर प्रोडक्शन होता है इसका, बोन मैरो में, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा एक आएगा, एक और तरह के सेल्स होती हैं, ये और छोटी होती हैं साइज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। एक और तरह के सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोल देंगे, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का देखो काम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने देखा होगा जब कभी हमारे हाथ पर अगर हल्का सा कहीं से क्या हो जाए, कट लग जाए, अगर कट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लड हमेशा निकलता रहता है? नहीं। 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद क्या होता है, ब्लड यहाँ पे निकलना बंद हो जाता है अगर हल्का सा हम दबा देते हैं तो, है ना। उसके बाद यहाँ से ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वहां पे बिल्कुल सूखने लग जाता है और एक पपड़ी सी बन जाती है जिसको मुखाड़ देते हैं और नहीं खाना जाती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है इसमें कि कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन काम यही होता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना, ब्लड को जमाना, या खून या रक्त का थक्का जमाना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रक्त का थक्का जमाना, या जस्ट हम बोल देंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहेंगे। एक्चुअली में देखो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ से हमारा अगर कट गया था, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे कट लग गया, तो क्या होगा, बॉडी में से एकदम से कई सारे केमिकल्स का सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मैं एक दो के नाम अगर ले लूं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, कैल्शियम आयन, ये कई सारे केमिकल्स और प्लेटलेट्स ये आपस में मिलकर एक साथ काम करने लग जाते हैं। कुछ इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं कैल्शियम आयन की मदद से और दूसरे केमिकल्स की मदद से। तो होता क्या है, कटे हुए हिस्से पर, अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये ऐसे इतना जो हिस्सा है ये कट गया हमारा, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, अंदर अंदर से यहाँ पर कुछ ऐसे जाल जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाएगी। फाइबर्स होंगे कई सारे और वो फाइबर्स क्या करने शुरू कर देंगे, ऐसे जाल सा बना देंगे,
ठीक है। अभी ऐसा जब जाल सा इन्होंने बना दिया तो जो हमारी प्लेटलेट्स है अंदर ही अंदर वो क्या हो जाएगी, इन जाल में अंदर अंदर फंस जाएगी, और फंसने के बाद वो क्या हो जाएगा, जब ये जगह पूरी ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा और वो अल्टीमेटली वो यहाँ फिक्स हो जाएंगी। थोड़े टाइम बाद ये एरिया क्या होता है, सूखने लग जाता है, और जिसको हम क्या करते हैं, करते हो ना आप लोग, ये 5-10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद क्या करते हो, इसको उखाड़ देते हो और अंदर नई स्किन आ जाती है। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, और ये कौन करेगा, हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स से काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्लाज्मा। इसको भी आप समझेंगे जरा। देखो प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इसका जो कलर होता है कुछ, इसको हम कलरलेस या पेल येलो, हल्के पीले रंग का एक लिक्विड इसको कह सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप एक बात ध्यान रखें, इसमें प्लाज्मा में 90% जो होता है वो वाटर होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर। और ये पूरे ब्लड में प्लाज्मा का कितना, ये तो मैंने बताया कि प्लाज्मा में 90% पानी होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना कंपोजिशन होता है, लगभग 70%, ठीक है। 30% के वॉल्यूम में क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, और बाकी का 70% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड का, ठीक। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है प्लाज्मा में, एक तो ये सारी सेल्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। काम क्या होता है इसका, फंक्शन एक तो यही होता है कि एक तो ब्लड को पूरा लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराना। प्लाज्मा की वजह से तो ब्लड हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, ठीक है, कई सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो बस उन्हीं के ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ये हेल्प करता है। तो प्लाज्मा के बारे में आप ध्यान रखेंगे, और इन चारों को मिलाकर ही हम क्या बोलेंगे इसको, ब्लड, ठीक है। चारों जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं, उसी को हम ब्लड कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड की ब्लड क्या होता है और क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक आएगा, हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ब्लड pressure. We are going to talk about the blood and its different components. Blood is a fluid connective tissue that performs several important functions. It transports oxygen from the lungs to the body cells and brings waste carbon dioxide from cells to the lungs. It also transports nutrients and hormones, regulate body temperature, protect the body from pathogens, and clot to prevent blood loss at site of injury. Blood is composed of approx 55% plasma and 45% formed elements. Formed element in blood include cells and cell fragments such as red blood cells, white blood cells, and platelets. The largest component of blood is plasma, a yellowish liquid that is 90% water. Plasma carries suspended blood cells and other substances. Nutrients that passes from the digestive system into the bodies are transported in the blood plasma. These nutrients include glucose, amino acids, vitamins, minerals, and fatty acids. The kidneys process blood by filtering waste products such as urea, uric acid, and creatinine out of the blood plasma and into the urinary system. Plasma also transports electrolytes, components of immune systems, enzymes, and hormones, and it maintains homeostasis by releasing heat. Red blood cells, also called erythrocytes, makes up 40 to 50% of the blood volume and functions to transport oxygen from the lungs to the cells of the body. Red blood cells are produced inside the bones of the skeletal system, particularly in the vertebra, sternum, ribs, and pectoral and pelvic girdles. Inside the red bone marrow of a spongy bone, stem cell known as hemocytoblast give rise to the different types of blood cells, including RBC. During the development process, the hemocytoblast ejects its nucleus, allowing the cells to carry more oxygen to the tissues. Mature red blood cells enters the bloodstream via large capillaries known as sinusoids. In human, mature red blood cells are flexible and oval biconcave disc. They lack cell nucleus and most organelles. Women have about 4 to 5 million red blood cells per cubic millimeter of blood, and men about 5 to 6 million. The bloodstream delivers oxygen to cells and removes carbon dioxide waste through a process called internal respiration.
In the lungs, oxygen is absorbed into the erythrocytes in the bloodstream. These cells, commonly called red blood cells, containing gas-transporting molecule called hemoglobin, oxygen bind to these molecules. The oxygenated blood then moves through the vasculature. At the narrow capillaries within body tissue, red blood cells release oxygen which then diffuse through the capillary wall into the tissue. Meanwhile, the waste product carbon dioxide diffuses into bloodstream where it is carried inside the red blood cells and in plasma. The deoxygenated blood travels through the vasculature and back to the lungs where carbon dioxide is expelled from the body. White blood cells, also called leukocytes, are the cells of the immune system that are involved in protecting the body against infectious disease. All white blood cells have nuclei and derive from hematopoietic stem cells in bone marrow. WBC is divided into the 5 main types. WBC or leukocytes are the components of blood that defends the body against diseases. Neutrophils consume bacteria through phagocytosis. Lymphocytes produce antibodies. Eosinophils destroy parasites and combat the effect of histamine. Basophils are involved in controlling allergic reaction. Monocytes develop into the macrophages and remove debris after an infection. Platelets, also called thrombocytes, are the component of blood whose function is to react to bleeding from blood vessels injury. Platelet has no nucleus and the normal range lies between 1.5 lakh to 4.5 lakh per cubic millimeter of blood. Platelets makes up about 2% of blood. Platelets stop blood loss from the damaged vessels. When a blood vessel tears, platelet at the site adhere to the wall of the vessels to close the tear. The shape of platelets change as they liberate the content of their vesicles. This enables them to connect to one another. Platelets also release chemicals that activate the coagulation system to promote blood clotting. Millions of platelets together with the fibrin threads forms a platelet plug. If the tear is small enough, the plug can stop blood loss completely. तो देखते हैं हम ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है पहले हम यही समझेंगे। देखो हम एक बात जानते हैं अच्छे से, जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका लेफ्ट एट्रियम, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लेफ्ट एट्रियम जब उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड हमारा आर्टरीज में जाता है, ये बात हमने पढ़ी थी। और आर्टरीज में जाता है तो उस ब्लड में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फिर वो ब्लड आगे आता है कैपिलरीज में डिफ्यूजन होने के बाद ब्लड जब आगे जाता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ब्लड का कम हो जाता है। तो कितने प्रेशर से ब्लड हमारी वेसल्स में फ्लो हो रहा है, कितना ये आर्टरीज या वेन्स की वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो जो ब्लड प्रेशर है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे इसको हम मेजर करते हैं, स्वाइमो मैनोमीटर। एक बार स्पेलिंग देख लेना, यही होगी वैसे तो। स्वाइमो मैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब कैसे देखो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखा होगा, कई बच्चों को पता भी होगा ये, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे जब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर चेक करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप भी अगर कभी जाना अगर हो तो उसकी वो मशीन जो है वो देखना जरूर एक बार। ठीक है, उसकी जो मशीन होती है आप देखते हो, वो मशीन को ऐसे करके खोल देता है, एक ढक्कन सा खोलता है उसके ऊपर। ठीक है, आपके यहाँ पर एक वो क्या लगाएगा, रबड़ की ट्यूब लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रबड़ कफ कहते हैं। ठीक, ये लगा दिया उसने यहाँ पर। उसके पास एक क्या होता है, एक पंप होता है, और उस पंप से वो क्या करेगा, फिर उसके बाद उसको दबाना शुरू करेगा। जब पंप को दबाएगा तो इसके अंदर हवा भरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो रबड़ कफ यहाँ पर लिया हुआ उसके अंदर क्या हो जाएगी, हवा भरनी शुरू हो जाएगी। साथ में यहाँ पर एक मीटर होगा, और उस मीटर में पता है क्या होता है, लिक्विड मरकरी फिल हो रखी होती है, उसमें क्या होगा, एक लिक्विड मरकरी। जैसे ऐसे डॉक्टर क्या करेगा, इस पंप को प्रेस करना शुरू करेगा, इसमें हवा भरती जाएगी, हवा भरती जाएगी तो मरकरी का लेवल क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा। तब तक मरकरी का लेवल बढ़ाते रहना है जब तक वो पहुंच जाए लगभग कितने तक, 200 तक। कितना तक पहुंच जाएगा वो, लगभग 200 तक। ठीक है, और हम देखेंगे अभी ये रबड़ भी जो इसके अंदर है, हवा बहुत ज्यादा भर गई और हमें बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगी यहाँ से।
ऐसा करने से होगा क्या, जब इसको बिल्कुल दबा दिया हमने तो आर्टरीज और वेन्स जो भी हैं हमारी वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दब गई, ब्लड की सप्लाई आगे रुक जाएगी, ब्लड की सप्लाई क्या है आगे नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, फिर वो जो डॉक्टर है जो ये पंप जो था उसका पेच खोलना शुरू करते हैं। पेच जब उसका खोलेंगे, पेच खोलने के बाद स्टेथोस्कोप कानों में लगाना है और उसका जो वो आगे वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, पेच जब खुल जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें से हवा निकलती जाएगी और मर्करी का लेवल उसमें से डाउन होता चला जाएगा। आपने स्टेथोस्कोप के ऊपर फोकस करना है कि उसमें कोई एक साउंड आती है या नहीं। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि जैसे ही जो मर्करी का लेवल है 120 पर पहुंचता है, स्टेथोस्कोप में हल्की सी एक आवाज आएगी। हल्की सी कैसी आवाज आएगी, इस तरह की कुछ, बहुत हल्की सी आएगी, तो मैंने बहुत ज्यादा ले ली, बहुत हल्की सी, मतलब एक टक की आवाज आएगी। ठीक है, आपने वो नोट कर लेना है कितनी वैल्यू पर है। फिर आप और अभी पेच लूज करते जाओ, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद एक साउंड और आती है और वो आती है लगभग कितने पर, 80 पर। मर्करी का जो लेवल है पहले 120 पर है, फिर और नीचे होता जा रहा है, फिर आएगी कितने पर, 80 पर आएगी। बस यही हमारा ब्लड प्रेशर है, यही क्या है हमारा ब्लड प्रेशर। हुआ क्या एक्चुअली मैं अभी बताता हूं मैं आपको। ये पहला जो हमारा प्रेशर आया है, ब्लड प्रेशर के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो हमारा आया है इसको हम बोल देंगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोल देंगे इसको, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। नॉर्मल ह्यूमंस के लिए इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो सिस्टोल का मतलब पता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय जो प्रेशर होगा उसको हम बोल देंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो होती है 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी। याद रखेंगे प्रेशर की एक यूनिट होती है मिलीमीटर, मतलब प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ एचजी में भी मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, यानी कि जब हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, उस समय का जो प्रेशर है। और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। कितने निकल कर आएगी स्टूडेंट्स, 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो इसलिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये हमारा निकल कर आता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। इसको हम बोल देंगे 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसको हम बोल देंगे डायस्टोलिक प्रेशर या वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह देंगे इसको। ठीक, अब नॉर्मली तो इतना होता है ह्यूमंस में, है ना, लेकिन कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाई होने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये वैल्यू 120/80 है, मान लो अगर 140/90 या 140/100 हो जाए तो इसको हम बोल देंगे हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाइपरटेंशन। ठीक है, होता क्यों है ये, जैसे देखो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अब इन ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है इजीली। अब अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा अगर ऑयली फूड अगर हम खाते हैं, है ना, फैट वगैरह ज्यादा अगर हम यूज करते हैं, तो वो जो ऑयल है ना वो इन ब्लड वेसल्स की वॉल पर जमा हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है, ऐसा होने से इनकी जो ये पाइप जो है, मतलब ये बहुत थिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है बहुत ज्यादा। अब ब्लड पहले जो जा रहा था और अब जो जाएगा, दोनों में फर्क है। आप जानते हैं अगर एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि प्रेशर और एरिया क्या होता है, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि एरिया कम हो गया, नैरो हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा। उसको हम बोल देंगे हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, हम इसको गुस्से से भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा आने से क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं उसको उससे। खैर, अब इसके बाद एक आता है हमारा लो ब्लड प्रेशर। क्या आता है हमारा, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है,
अब लो ब्लड प्रेशर में देखो क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर अभी हमारा कितना था, 120/80 था, लो में कितना हो जाएगा, 100/70 हो जाएगा, है ना, या कई बार 90 भी चला जाता है, 90 बाई कितना 60 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लो ब्लड प्रेशर होते हैं। अब लो ब्लड प्रेशर होने से होगा क्या, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। सबसे पहली बात, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, थकान महसूस होती है, वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम यहाँ से अगर हमें थोड़ा दूर तक भी अगर जाना हो हमसे नहीं जाया जाएगा। ठीक है, रीजन इसके कुछ भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। और अब ब्लड प्रेशर क्योंकि हमारे लो हो चुका है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो हमें पूरा एक तो रेस्ट करना चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा सलाह देते हैं किसकी, कॉफी की, बीपी अगर लो हो गया तो कॉफी पीनी चाहिए। ठीक है, कॉफी पीनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर क्या है थोड़ा नॉर्मल लेवल पर आ जाता है या थोड़ा उससे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर मेजर किससे करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो शायद मैंने पता नहीं डिस्कस किया आप लोगों के साथ या नहीं, चलो अब मैं कर लेता हूं। आपको हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बात बताई थी, और हीमोग्लोबिन का आपको मतलब भी पता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, जब हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, जब हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आपने देखा होगा हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आने लग जाती है। या इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, जब हमें बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है या थकान हमें महसूस होने लगती है तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट में हमारा जब HB हीमोग्लोबिन जब चेक किया जाता है तो वो बहुत कम आ जाता है। तो कैसे इससे रिलेट करते हैं कि थकान होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या जब हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो मतलब थकान होगी ही होगी। हीमोग्लोबिन का लेवल होता कितना है, तो देखो समझते हैं इन सब चीजों का। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ये मेल में लगभग होता है 13 से 15 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, और फीमेल्स में ये होता है कितना, 10 से 12। ठीक है, मेल्स में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू 13 to 15 होनी चाहिए, और फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए, 10 to 12। इससे अगर कम लेवल पर अगर है ये तो समझ लो कि हीमोग्लोबिन क्या है हमारा, कम है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो उससे होगा क्या, हीमोग्लोबिन कम होने से, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं इसको। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है, ठीक, अब हम अगर सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे क्या हो जाएगी, आपको पता है ब्लड में मिलती है, ब्लड में मिलने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन से मिलेगी। हीमोग्लोबिन हमारा ऑलरेडी ही कम है, तो कम ऑक्सीजन क्या है, ब्लड के साथ अटैच होगी, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, तो वही कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और वहां पे जाके ग्लूकोज का कंबशन करेगा। क्योंकि कम ऑक्सीजन गई है तो ग्लूकोज का कंबशन भी क्या होगा, कम होगा, और ग्लूकोज का कंबशन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी इसलिए हम क्या होते हैं, वीक फील करते हैं। अब समझ में आ गई ये वाली, लॉजिकली इसको हमने कनेक्ट कर लिया ना। ठीक है, यानी अगर हीमोग्लोबिन हमारा अगर कम होगा तो ग्लूकोज का कंबशन नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का कंबशन नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी उतनी, इसलिए हमें वीकनेस हो जाती है, थकान। पता है जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लगभग 8 या 9 तक पहुंच जाता है, या थोड़ा और इससे भी अगर कम हो जाता है, तो आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति अगर यहाँ से एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर जाएगा ना, उसकी सांस फूलने लग जाती है। क्या होती है, उसकी सांस फूलने लग जाती है। आपको मैंने मोटा मोटा तो वैसे समझा दिया है, इसका आंसर आप मुझे देंगे ऐसा क्यों होता है। जब व्यक्ति हीमोग्लोबिन जिसका अगर कम हो गया है वो जरा सा भी अगर चलेगा तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, क्यों, जवाब आप देंगे मेरे को। ठीक है, 90% आपको जवाब मैं इसका बता ही चुका हूँ, 10% बचा है, देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। चलो, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया, समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। क्या आपको मालूम है कि गैर जरूरी टॉक्सिन्स, वेस्ट और पानी की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सीवेज सिस्टम होता है? अगर नहीं तो आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि इस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, ये सच है। ठीक ब्लड सर्कुलेशन की तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरे शरीर में फैली हुई करोड़ों छोटी छोटी वेसल्स से मिलकर बना होता है। जिस तरह वेन्स और आर्टरीज हमारे शरीर में ब्लड लाने ले जाने का काम करती हैं, कुछ वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नाम के कलरलेस फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम के 3 मेन काम हैं।
नंबर 1, इसमें मौजूद लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। नंबर 2, ये वन वे ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है जो बॉडी टिश्यूज से ब्लड में फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 3, इसके जरिए सेल्स के कारण बने वेस्ट से हमें छुटकारा मिलता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने से प्लाज्मा टिश्यूज में प्रवेश करते हैं जो सेल्स के लिए भोजन, ऑक्सीजन और हार्मोन्स का जरिया बनते हैं। धीरे धीरे ये प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट होता रहता है और समय बीतने के साथ ये पूरी तरह टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है जो बाद में सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस वाटर और टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन इस फ्लूइड का लगभग 90% हिस्सा वापस ब्लड सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाता है। अब पीछे बचे हुए फ्लूइड के 10% हिस्से यानी लिम्फ को भी ड्रेन करना जरूरी है। इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लिम्फ फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के जरिए आपके पूरे शरीर में पाई जाने वाली लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाती हैं। किसी भी तरह के बैकफ्लो को रोकने के लिए लिम्फ वेसल्स वन वे और मस्कुलर वाल्व से लैस होती हैं जो लिम्फ को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये प्रक्रिया आपके शरीर में मौजूद करोड़ों लिम्फेटिक वेसल्स में हमेशा चलती रहती है। लिम्फ नोड्स लिम्फ में मौजूद किन्हीं भी हानिकारक एजेंट्स को फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड्स में मौजूद लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया, वायरसेस, डैमेज्ड सेल्स या कैंसर सेल्स को ब्रेक या डिस्ट्रॉय करके फिल्टर प्रोसेस को आसान बनाते हैं। फिल्ट्रेशन या डिस्ट्रॉय करने का ये प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है जो हानिकारक पदार्थों को वापस मिलने से रोक के हमें बीमार होने से बचाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया लिम्फ फ्लूइड से होके बड़ी लिम्फ वेसल्स के जरिए थोरेसिक डक्ट की मदद से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक दूसरे वेस्ट्स की तरह ब्लड इसे भी ठिकाने लगा देता है। लिम्फ फ्लूइड या लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का भी हिस्सा होते हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार चीजें खतरनाक रूप से बिगड़ जाती हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि इन्फेक्शन की वजह से पंपिंग रुक जाती है जो बाहों या पैरों में बड़े स्तर पे सूजन के रूप में देखने को मिलती है। कई बार किसी अवशेष या किसी दूसरे पदार्थ की वजह से लिम्फ फ्लूइड गलत दिशा में बहने लगता है। कैंसर सेल्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है जो पूरे शरीर में कैंसर सेल्स फैलने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो जाहिर है ठीक नहीं है। अभी के लिए आपको लिम्फेटिक हेल्थ की ढेरों बधाइयां, जिसे आप उचित मात्रा में पानी पी के और एक्सरसाइज करके मेंटेन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। फटाफट से इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो पहले तो ये समझ लो कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो देखो, आपको ये वाली बात पता है कि हम खाना खाते हैं, सभी बच्चे खाना खाते हैं ना। ठीक है, अब खाना जो भी आप खाते हो उस खाने में क्या होता है? प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन क्या हो गया? हमारी बॉडी में चला गया। अब हमारी बॉडी में जाने के बाद जितना प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए यूज होना था या जितना चाहिए था हमें, वो उतना हो जाता है। इवन कुछ स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, जितना चाहिए। लेकिन कई सारा प्रोटीन ऐसा होता है जो हमारे लिए काम का नहीं होता। वो जो प्रोटीन है हमारे लीवर में जाकर, ध्यान से समझेंगे, वो जो प्रोटीन है हमारे लीवर में जाकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। यूरिया एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं NH2CONH2। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, अब ये यूरिया हमारे लीवर में चला गया। अब लीवर में क्योंकि ये आ गया, येलो कलर का आप समझ लो कंपाउंड होता है ये। अब लीवर में जब ये स्टोर होने लग गया, आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो यूरिया है ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। क्या होता है? जहरीला होता है, ये पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये हमारे लीवर में है। लीवर में जो ब्लड है, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ज़्यादा समय तक अगर ये हमारे लीवर में रहा तो ब्लड में मिक्स होकर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। हमारे हर एक ऑर्गन में चला जाएगा, हमारे इवन ब्रेन में चला जाएगा। क्योंकि पॉइजन है ये, अब हर जगह जब फैलेगा तो अल्टीमेटली उस जगह को क्या करता जाएगा? अफेक्ट करता जाएगा, खराब करता चला जाएगा। इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यानी कि हमें कुछ ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए जिससे इस यूरिया को क्या करा जा सके? बाहर निकाला जा सके। मतलब हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है और इसी को बाहर निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं।
हमारी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आप समझ लें। एक तो होते हैं वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी होती हैं, ये रही, अभी इनके बारे में बताता हूं। 2 यूरिटर्स होते हैं, ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या होता है, यूरिथ्रा। देखो ये जो मैंने बनाई है ये है हमारी किडनी। किडनी जो होती है ये हमारे बैक में प्रेजेंट होती है, बैक साइड में, ठीक है। और ये बीन शेप्ड कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, बीन शेप्ड या राजमा के आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक। 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, 2 किडनी होती है। किडनी से एक जो ट्यूब निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं यूरिटर्स। इधर से भी एक निकल रही है, ये दोनों के दोनों जो यूरिटर्स हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में जाती हैं, और उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर या सिर्फ ब्लैडर, जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है। और ये वाला पार्ट होता है यूरिथ्रा, जहां से हम यूरिन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं ये, ठीक। अब इसको समझते हैं। देखो पता है क्या, हमारी जो किडनी है ना, किडनी, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ब्लड हमारा अब इम्प्योर है, हमारे ब्लड में यूरिया मिल चुका है, हमारे ब्लड में वेस्ट मिल चुका है, और हमें क्या करना है, उसको किसी तरीके से बाहर निकालना है। और ये काम पता कौन करता है, किडनी। ये काम कौन करेगा, किडनी। एक्चुअली में किडनी हमारा एक फिल्टर की तरह काम करती है। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा आरओ लगा हुआ होता है, आरओ या एक्वागार्ड या कुछ भी अगर होता है, फिल्टर भी अगर लगा होता है, वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। क्या करता है वो, ब्लड को प्योरीफाई करने का, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी में ये किडनी होती है जो ब्लड को फिल्टर या प्योरीफाई करने का काम करती है, ठीक। किस तरह से करती है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, समझते हैं इसको। तो देखो ये जो किडनी है ना हमारी, इसके अंदर आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो, मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये होती है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। एक किडनी में हमारी ज्यादा नहीं, ये नेफ्रॉन्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है। किडनी का साइज 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, और उसके अंदर क्या होता है, लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, और यही नेफ्रॉन ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, इसी नेफ्रॉन के डायग्राम को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, यहां पर आप समझ लेंगे और बहुत ध्यान से समझ लेंगे। देखो समझते हैं इसको। एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड है, मतलब जो यूरिया वाला जो ब्लड है, वो हमारा किडनी में जाता है। कहाँ पे जाएगा हमारी, वो किडनी में। और किडनी में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे नेफ्रॉन में जाता है। याद रखेंगे, अगर मैं पूछे कि हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप जवाब देंगे किडनी। क्या जवाब होगा हमारा, किडनी। लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, एक्सक्रीटरी यूनिट किसको जवाब देंगे हम, नेफ्रॉन, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा हमारा, किडनी, और एक्सक्रीटरी यूनिट हमारी क्या होगी, नेफ्रॉन, ठीक। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है हमारा इस वेसल के थ्रू इसके अंदर आएगा। याद रखेंगे जो सी वेसल है इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी।
जहां कहीं भी टर्म रीनल आ जाए, रीनल टर्म का मतलब हो जाएगा वो किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किडनी से। इसी तरह से जहां कहीं टर्म हेपाटिक आ जाए, कौन सा टर्म आ जाए? हेपाटिक, HEPATIC, ये होता है किससे रिलेटेड? लीवर से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से कहीं अगर टर्म आ जाए ऑप्टिक, ठीक है, तो वो टर्म रिलेटेड होता है हमारे किससे? आइज से और लाइट से, ठीक। चलो, अब ये रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, याद रखेंगे ये आर्टरी है और इस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। पहले हमने पर क्या पढ़ा था? आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, वहां प्योर का मतलब क्या था? ऑक्सीजन वाला ब्लड। यहाँ पर लेकिन इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। इस पर इम्प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पर क्या है? यूरिया वाला ब्लड, ठीक है। अब ये यूरिया वाला ब्लड क्या है? इधर जाएगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन में, ये एक कप जैसे एक स्ट्रक्चर होती है और इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे बॉमन्स कैप्सूल। क्या बोल देंगे इसको हम? बॉमन्स कैप्सूल कह देंगे। इस बॉमन्स कैप्सूल में यहां पर आपको दिखाई दे रही है रीनल आर्टरी आगे जाकर बहुत सारी पतली पतली थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। ये ब्लड जब इन कैपिलरीज में जाएगा, ये मैंने बोला बहुत थिन वॉल्ड होती है, बहुत पतली कैपिलरीज होती हैं, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और उस डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो ब्लड है, यहाँ से देखो ये मेम्ब्रेन जो होती है ना इसकी परमिएबल होती है, तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस से ये जो ब्लड है यहाँ से होता हुआ ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये जो लंबी सी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोल देते हैं ट्यूबुल। क्या बोल देंगे इसको? ट्यूबुल कह देंगे, ठीक। ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर यहाँ पर क्या क्या आया देखो, इसमें क्या है? सेल्स भी होंगी कई सारी, लेकिन मेम्ब्रेन इनकी बहुत पतली होती है कि सेल्स तो यहीं रह जाती है। इसके अलावा बाकी लिक्विड पार्ट इधर चला जाता है। उस लिक्विड पार्ट में देखो क्या क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होगा इसके अंदर यूरिया, एक होगा ग्लूकोज, एक क्या होंगे इसके अंदर? सॉल्ट होंगे, एक क्या होगा इसके अंदर? वाटर, ठीक है, आयंस वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। अब हमें यानी यहाँ पर ये जो लिक्विड आ रहा है इसके अंदर ये सब कुछ है, सेल्स नहीं है बस, ठीक है। हमारे लिए निकालने की चीज क्या है? बस यूरिया। हमें यूरिया नहीं चाहिए, बाकी चीजें तो चाहिए ना हमको। भाई ग्लूकोज भी अगर निकल जाएगा सारा तो क्या होगा? बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, ग्लूकोज तो हमको चाहिए। अब सारा इधर जाता जा रहा है और ये तो बाहर निकल जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं से एक और पतली सी ट्यूब आ रही होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरी है ना, ये पूरी इसके चारों ओर लिपटी हुई रहती है। ये कैपिलरी क्या काम करती है? ये एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। जो भी ब्लड ऐसे करके जा रहा है उसमें तो जो भी काम की चीजें हैं ये क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, निकाल लेती है, ठीक है। देखो इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इसमें होता रहता है और सारी काम की चीजें ये कैपिलरी के अंदर आ जाती है। सब कुछ आ जाता है क्या? एक्सेप्ट यूरिया। तो लास्ट में करते 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 इस ट्यूब के अंदर जो बचता है, क्या बचता है? तो यूरिया बचता है बहुत सारा, थोड़ा सा ग्लूकोज होता है, थोड़ा सा क्या होता है? वाटर और सॉल्ट वगैरह होते हैं। मेनली यूरिया होता है और वाटर होता है, ठीक है। और यही क्या है? यहाँ से ऐसे निकल जाता है और क्या बन जाता है हमारा? यूरिन। क्या बन जाएगा हमारा? ये यूरिन। देखो ये एक नेफ्रॉन से ऐसे निकल गया, यही जो ट्यूब आ रही थी वही क्या हो जाती है? यहाँ पर कलेक्ट होती चली जाती है। ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स होंगे, हर एक का जो भी यूरिन होगा वो यहाँ से कलेक्ट होते हुए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आकर चला जाता है। समझ गए? अब ये वाली कैपिलरी क्या काम करेगी? जो कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया वो सारा एब्जॉर्ब होकर क्या हो जाता है? वापस बॉडी में चला जाता है। ये सारा क्या हो जाएगा? दूसरी जगह से बॉडी से कनेक्ट होके और सारे का सारा वापस बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होगा? हमारा ब्लड फिल्टर हो चुका होता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई हो चुका होता है। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ सवाल। पहला सवाल कि आप बताएंगे हमारे पास कितनी किडनी है? बताओ। 2 किडनी है ना। एक दिन में, क्वेश्चन है ध्यान से जवाब देंगे इसका, एक दिन में हमारी दोनों किडनियां मिलकर कितना ब्लड प्योरीफाई कर देती हैं? हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में 2 जो किडनी हैं एक दिन में कितना ब्लड प्योरीफाई कर देती हैं? उससे पहले एक क्वेश्चन ये था कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है। चलो वो मैं बता देता हूँ।
6 से 7 लीटर। हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है? 6 से 7 लीटर होता है, ठीक है ना। तो दोनों ये किडनी मिलकर कितना ब्लड प्योरीफाई कर देंगी एक दिन के अंदर अंदर? आपने इसका जवाब देना है, ठीक। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। क्या देखो भाई, आपको पता चल गया कि किडनी का इतना इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर किडनी काम नहीं करेंगी तो हमारा जो पॉइजन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा और हमारी अल्टीमेटली क्या डेथ हो सकती है, ठीक। अब सपोज मान लो हमारी एक किडनी खराब हो जाए। क्या हो जाए? हमारी एक किडनी खराब हो जाए। क्यों खराब हो जाएगी हमारी एक किडनी? भाई कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन मान लो ये हो जाएगा कि एक्सीडेंटल डैमेज। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में क्या हो गया? हमारी किडनी खराब हो गई। या दूसरा कोई हो सकता है इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हमारी किडनी में, तो वो किडनी खराब हो गई। या एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करता है तो उसकी भी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। मतलब किसी न किसी रीज़न की वजह से किडनी एक खराब हो गई एक, ठीक है। अब जब एक किडनी खराब हो गई तो क्या हो गया? दूसरी तो है। एक किडनी अगर खराब हो गई तो दो है ना आपके पास, तो दूसरी किडनी काम कर लेगी ना। अगर एक किडनी खराब हो गई, पता है अभी चलो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर मैं ही बता रहे थे, अपने अपने अब तक कमेंट शायद कर दिए होंगे, नहीं करे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किडनी मिलकर एक दिन में 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई कर देती है। कितना? 180 लीटर, मतलब 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई कर देती है दोनों किडनी मिलकर, ठीक। अब आप कहोगे भाई हमारी बॉडी में तो 6 से 7 लीटर ब्लड होता है, तो 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई कैसे हो जाएगा? वही ब्लड बार बार घूमता रहता है। तो यानी कि कितना? लगभग 30 बार, 30 टाइम जो पूरा का पूरा जो ब्लड है हमारे बॉडी का वो सर्कुलेट होता है हमारी किडनी में से, ठीक है। और इस तरह से बार बार ब्लड प्योरीफाई हमारा होता रहता है और इसलिए हमें बार बार यूरिन भी आता है, ठीक। चलो आपको मैंने बात बता दी, किडनी मान लो एक खराब हो गई। अगर एक खराब हो गई तो दूसरी तो है, दूसरी है तो क्या उसे भी खराब करोगे? भाई जो हमारा ब्लड है 180 लीटर ब्लड दोनों किडनी मिलकर काम कर रही थी, ठीक है। अब एक खराब हो गई तो सारा वर्कलोड बेचारे एक किडनी पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब सारा ब्लड जब सारा जो वर्कलोड है एक किडनी पर जब आ जाएगा तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो भी क्या हो जाए? खराब हो जाए। अब किडनी हमारी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई हमारी, चाहे एक खराब हो चाहे दोनों खराब हो, दोनों खराब हो जाएंगे अगर किडनी, तो क्या हो जाएगा भाई? बॉडी में यूरिया बनता चला जाएगा, यूरिया बनता चला जाएगा, ब्लड तो फिल्टर होगा नहीं, ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो हम यूरिनेशन भी नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली हमारी डेथ हो सकती है ना। लेकिन इसका एक तरीका है, उपचार है। कई सारे उपचार होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, क्या समझ लो। सबसे पहला तो हमारे पास एक यही होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना। क्या करना? किडनी ट्रांसप्लांट करना। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं? मान लो हमारी किडनी खराब हो गई अगर हम, है ना, तो हम क्या करते हैं? किसी दूसरे की किडनी ली और किडनी लेकर यहाँ पर हमने लगा दी, हो गए हम ठीक। जितना कहना आसान है ना उतना आसान है नहीं, ठीक है। कैसे? पहली बात तो ये होता है कि आपको डोनर मिलना चाहिए। भाई किडनी देने वाला भी तो होना चाहिए, वही मिलते नहीं है पहली बात तो। चलो मिल भी गया कोई, फिर आपका एक ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। चलो ब्लड ग्रुप मैच हो गया। इसके अलावा आप ये समझ लो कम से कम 50 तरह के टेस्ट होते हैं जो मैच करने चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो एक कॉमन एक बेसिक सी चीज़ हो गई, इसके अलावा और कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो चीज़ भी मैच होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तब जाकर क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। अब मान लो किडनी ट्रांसप्लांट कर भी दी, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति सही हो जाएगा। क्यों? भाई किडनी आई है बाहर से, हमारी बॉडी का आपको मैंने बताया था रोग प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा होता है कि उसको बस इतना पता है कि बाहर से कुछ भी आ रहा है ना मारो, बाहर से कोई भी अगर आ रहा है उसे मारो, वो उसे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए अब किडनी है बाहर से आई है तो ये एक्सटर्नल चीज़ है। तो हमारी बॉडी का पता है इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ना शुरू कर देता है कई बार। तो जब उससे अगर लड़ेगा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो किडनी भी डैमेज हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो बॉडी का एक्सेप्टेंस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बॉडी इस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब मान लो चलो बॉडी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ सही हो गया, उसके बावजूद भी क्या होता है क्योंकि नया हमने एक ऑर्गन लगाया है एक्सटर्नल कहीं से लेकर, ठीक है, तो पूरा 100% एफिशिएंसी तो नहीं रहती, दवाइयाँ भी चलती रहती है, लगातार टेस्ट भी होते रहते हैं, बहुत सारे इसमें प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं, ठीक। तो किडनी खराब होने का ये नुकसान होता है। अच्छा दूसरा एक हमारे पास तरीका है क्या? आर्टिफिशियल किडनी। क्या चीज़? आर्टिफिशियल किडनी।
अब आर्टिफिशियल किडनी मैंने बोला था, एक बच्चा बोल रहा था प्लास्टिक की किडनी लगा देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपकी दोनों जो किडनी है प्लास्टिक की किडनी लगाकर आप घूमने लग जाना। आर्टिफिशियल किडनी या इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी या क्या बोलते हैं इसको हम डायलिसिस। क्या होती है? ये एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है। क्या होती है? एक बहुत बड़ी सी मशीन, और इसका यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी हमारी यही होती है। ठीक है, एक बड़ी सी मशीन होती है ये। अब होता क्या है इसमें, पहले तो यहाँ पर एक लिक्विड फिल होता है, लिक्विड एक भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहते हैं इसको। अब इस सॉल्यूशन में होता क्या क्या है, जो भी ह्यूमन है जिसका भी आपको ब्लड प्योरीफाई करना है, उसका ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, जो कंसंट्रेशन होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर रखना पड़ता है। इसमें सब चीजें होती हैं एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया नहीं होता इसके अंदर। बस मीन्स ब्लड के अंदर क्या क्या था, ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, कई सारे आयंस हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर है। सेल्स वगैरह तो नहीं होंगी। ठीक, अब होगा क्या, और ये एक पतली सी आपको दिखाई दे रही है ट्यूब्स यहाँ पर बनी हुई है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये ट्यूब किसकी बनी होगी, सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी कोई पेशेंट है उस पेशेंट को बेड पे लिटाया जाता है और उसके हाथ में से कोई भी नस एक चुनकर, आर्टरी होती है जो, ठीक है, आर्टरी को उसमें कैनुला लगाकर उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इससे। मतलब यहाँ से जो ब्लड है इन ट्यूब्स में जा रहा होता है। किसमें जा रहा होता है? इन ट्यूब्स में। ठीक है, अब वो ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर जाएगा, धीरे धीरे जाता रहता है। अब जब ब्लड ट्यूब के अंदर जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसके अंदर क्या है, सब कुछ है, यूरिया भी है इसके अंदर, और बाहर का जो सॉल्यूशन है इसमें सब कुछ है लेकिन यूरिया नहीं है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया ना, इसके अंदर यूरिया है, यहाँ पर यूरिया नहीं है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, कुछ भी कह लो। तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना शुरू हो जाएगा। मीन्स यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब यूरिया जो है इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, आता रहेगा इसके अंदर। सॉल्यूशन में जब यूरिया आता चला जाएगा और यहाँ से ब्लड दसियों बार जब घूमेगा तो बहुत सारा यूरिया निकल जाएगा। यही ब्लड क्या है, यहाँ से वापसी बॉडी में भेजते रहते हैं दूसरी तरफ से। मतलब आर्टरी से अगर क्या है ये कनेक्ट किया हुआ है तो वेन्स में से ये वाली वेसल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। सारा यूरिया इसके अंदर आ गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई बर्तन यहाँ पर हम रख देते हैं, बीकर रख दिया, कोई बॉटल हमने रख दी, उसमें क्या होता है, ये कलेक्ट होता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, यूरिया अगर मिल गया तो वो यूरिन बन गया। अब यूरिन उस तरीके से हम नहीं रिलीज कर रहे, यूरिन इस तरीके से रिलीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन सेम रखने के लिए ऊपर से यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऐड करते रहते हैं। कौन सा, यही डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से उसके अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन क्या हो उसके अंदर बनी रहे। अब ये जो डायलिसिस जो करवाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, आसान सा है, इतना आसान भी नहीं है। डिपेंड करता है ये पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 15 दिन में एक बार डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है हॉस्पिटल। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 15 दिन में 2 बार करवाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको और जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है। ठीक है ना, यूरिया उनको अपना रिलीज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। डायलिसिस, इसको हम कहते हैं कि डायलिसिस करवाने में है। ठीक है, महंगा होता है, खर्चा होता है इसमें। ठीक है, हर बार का ट्रीटमेंट जब भी कुछ करवाते हैं तो उसमें खर्चा लगता ही है ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा दवाइयाँ तो रेगुलर चलती ही रहती हैं, और इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपको प्रोटीन नहीं खाना। दालें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं, प्रोटीन वगैरह के बिल्कुल मना की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से क्या बनता है, यूरिया। तो यूरिया जितना कम से कम बनेगा। अब मैं आपको बात बताऊँ, प्रोटीन मना कर दिया, ठीक है, तो फिर तो यूरिया बनना नहीं चाहिए एक्चुअली में। अब प्रोटीन नहीं खा रहे तो और भी तो जो भी कुछ चीज़ खाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में ये होता ही है और अल्टीमेटली यूरिया बनता ही है। ठीक है,
तो प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, तब जाकर क्या है इसके ऊपर कुछ कंट्रोल हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा टाइम बाद पेशेंट की तबीयत भी खराब होती रहती है, हॉस्पिटल का चक्कर उसको लगाना ही पड़ता है। ठीक, तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जो अब खत्म हो चुका है। एक तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो जरूरत नहीं है करने की, आप उनको पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे समझ में, वो नहीं आएंगे तो मुझे बता देंगे। मेन टॉपिक्स आपको मैंने करवा दिए हैं, बल्कि सारे ही मैंने करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। एक बात लेकिन मुझे आप ये बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा शुरू करना है मुझे बताएं, तो फिर मैं उसके हिसाब से आपकी उस चैप्टर की जो वीडियो है बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप में से कुछ बच्चे अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते हुए लाइक जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।